कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के सनगवा गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला बदहवास अवस्था में खेत में पड़ी हुई मिली। महिला के मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस इस बात की जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि ये महिला आखिर कौन है और कैसे यहां तक पहुंची है। पुलिस हर बिंदु पर जांच करने की बात कर रही है। फिलहाल महिला के होश में आने का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि महिला का नाम अंजना बताया जा रहा है। महिला के पास से पुलिस को शराब की बोतल मिली है। फिलहाल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जांच की जा रही है। महिला मिली है, उम्र करीब 30 साल के आसपास होगी। ये मिली थी, इनको लाया गया है हॉस्पिटल में, प्राइमरी चिकित्सा दे दिया गया है। अब इनको हैदर हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया फर्दर इलाज के लिए। वो अभी भी बोल नहीं पा रही है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो जैसे उनकी इलाज के बाद जैसे उनके होश आता है, जैसे वो हमें बताते, उसके आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के गांव दहान बदमाशों ने धावा बोल दिया। लगभग 2 दर्जन बदमाशों ने गांव के 2 घरों में डकैती की वारदात को अंजाम दे डाला। 2 घरों में लाखों का डाका डाला और फिल्मी अंदाज में हथियार लहराते हुए फरार हो गए। दरअसल गांव निवासी अमजद और महबूब घर में सो रहे थे, तभी करीब 2 दर्जन हथियार के साथ बदमाश घर में आ घुसे और हथियार के बल पर करीब 2.5 लाख कैश और सोने की चांदी का सामान लूट लिया। अमजद की मदद के लिए आए पड़ोसी महबूब को भी बदमाशों ने हथियार के बल पर बंधक बना लिया और उसके घर से भी लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन बदमाशों का कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोटबंदी के बाद करीब 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी लोगों को राहत नहीं पा रही है। इसकी वानगी देखने को मिली मेरठ के शास्त्री नगर में गुरुद्वारे के सामने सिंडिकेट बैंक में पैसे न मिलने और बैंक कर्मचारियों द्वारा बैंक में ताला डालने से नाराज भीड़ ने हंगामा कर अपना विरोध जताया है। गुस्साई भीड़ ने घंटों बैंक के बाहर ही जाम लगा दिया और जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन भी किया। लोगों का कहना है कि कई दिनों से उन्हें पैसा नहीं दिया जा रहा है। हम लाइन में लगकर घंटों अपनी बारी का इंतजार करते हैं और जब नंबर आता है तो कैश खत्म होने की बात कही जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 1 दिसंबर 2016 को लखनऊ मेट्रो के ट्रायल रन का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर वो मेट्रो ट्रेन डिपो का लोकार्पण भी करेंगे। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि परियोजनाओं के फेज 1 नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के तहत ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मेट्रो ट्रेन डिपो का लोकार्पण और ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक निर्मित प्राथमिक सेक्शन में मेट्रो रेल के ट्रायल रन का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। प्रवक्ता के अनुसार 23 किलोमीटर लंबा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे से मुंशी पुलिया तक की दूरी को कवर करेगा और इसमें कुल 21 स्टेशन पड़ेंगे। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक 8.5 किलोमीटर लंबा प्राथमिक सेक्शन निर्मित किया गया है। इस रूट पर लगभग 2000 करोड़ रुपए का खर्च संभावित है। इस पर 8 एलिवेटेड स्टेशन ट्रांसपोर्ट नगर, कृष्णा नगर, सिंगार नगर, आलमबाग बस स्टेशन, मवैया, दुर्गापुरी तथा चारबाग आएंगे। अब बात करते हैं मेरठ के थाना लालकुर्ती इलाके की, जहां मेरठ कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब छात्रों के 2 गुटों में फायरिंग हो गई, जिसमें गोली लगने से एक छात्र घायल हो गया। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन तब तक दोनों ही गुटों के सभी छात्र घटनास्थल से फरार हो गए। इसके साथ ही मेरठ कॉलेज में आए दिन हंगामा और फायरिंग जैसी वारदातें सामने आती रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी यहां सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं किया जाता। यहां छात्रों के 2 गुटों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक गुट ने फायरिंग कर दी, जिससे एक छात्र घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर दोनों गुट भाग खड़े हुए। फिलहाल पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। मामले का किसी को कुछ पता नहीं। कुछ बाहरी लोग आकर यहाँ पे हवाई फायरिंग कर गए हैं, कुछ सीधी भी गोली चलाई है। 6 राउंड फायरिंग हुई है और अभी इस चीज का किसी को कुछ नहीं पता कौन थे, लेकिन कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट नहीं था इसमें। लोग गोली भी लगी है, हाँ सुनने में आ रहा है कि किसी छात्र के गोली, कंफर्म नहीं है ये बात, तो सुनने में आ रहा है कि किसी छात्र के छर्रा वर्रा लगा है। ऐसा है कि कुछ बच्चे यहाँ बाहर खड़े थे, पीछे से 7-8 लड़के, जिनमें से 2 के पास असलहा था, हवा में लहराते हुए मारो मारो कहते हुए फायर करते हुए भाग लिए।
और लगभग 6-7 राउंड फायर उन्होंने किया है। कुछ किसी छात्र की लगी भी है क्या गोली? ऐसी अभी कोई जानकारी हमें नहीं है। और जहां तक रही बात छात्र की, तो जितने लड़के उसमें थे वो कॉलेज के छात्र नहीं थे। और अब खबर रामपुर से है, जहां ऑल इंडिया जमातुल कुरैशी संस्था की ओर से गरीब और असहाय लोगों को खाने का सामान वितरण किया गया। इस मौके पर कई समाजसेवी भी मौजूद रहे और इस नेक काम में अपना अपना योगदान दिया। संस्था ने ये पहल नोटबंदी की मार झेल रहे गरीब लोगों के लिए चिन्हित कर की है और जिसमें खाने पीने की चीजों समेत जरूरत का सामान भी वितरण किया। वहीं संस्था के प्रदेश अध्यक्ष जुबैर कुरैशी ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब से भारत में नोटबंदी की है तब से अकाल पड़ गया है। नेता लोग बयानबाजी कर पल्ला झाड़ रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि गरीब के घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं बन पा रहा है। नोटबंदी के बाद से लोग भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं। कारोबार सब बंद है। मोदी जी ने गरीब को बैंक के बाहर लाकर खड़ा कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इससे बड़े और दुर्भाग्य की कोई बात क्या होगी, लोग अपना ही पैसा भिखारियों की तरह ले रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने मोदी जी से मांग करते हुए कहा है कि गरीब के लिए कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे वो 2 वक्त की रोटी खा सके। नोटबंदी मोदी जी की तरफ से की गई है, उससे नेता लोग अपने अपने बयान दे के बच रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि गरीब आदमी का क्या हाल है। खासतौर पर रामपुर में आप जानते हैं कि ज्यादातर बिजली का कारोबार है, कारचौक का कारोबार है, या बेचारा हमारे रिक्शा वाले हैं। लगभग रिक्शा वालों के पास बिल्कुल बिठाने के लिए सवारी नहीं है। बिल्कुल कारचौक का धंधा चौपट हो चुका है। बिजली के मजदूर हमारी बहनें महिलाएं घरों में बिल्कुल बेरोजगार हो चुकी है। जमातुल कुरैश के लोगों ने आज चंदा इकट्ठा किया पूरी अपनी बिरादरी से, इकट्ठा करके जितने भी शहर के गरीब लोग हैं, गरीब महिलाएं हैं, सबको अपनी तरफ से आटा, चावल, रस, चाय की पत्ती, शक्कर, दूध, काफी बड़ी संख्या में लोगों को कम से कम 400 पैकेट लोगों को बांटेंगे। मुरादाबाद में बैंक से पैसे न मिलने के विरोध में थाना मैनाठेर क्षेत्र में स्थित प्रथमा बैंक की महमूदपुर माफी शाखा पर खाता धारकों ने मुरादाबाद संबल हाईवे पर जाम लगाया। लगभग 2 घंटे तक मुरादाबाद संबल हाईवे जाम की जद में रहा। इस बीच प्रदर्शनकारी महिला, पुरुष और बच्चों ने मोदी सरकार हाय हाय के नारे भी लगाए। वहीं जाम लगाने वाली एक महिला का कहना है कि जाम इसलिए लगाया गया है कि नोटबंदी के कारण काफी परेशानियां हो रही हैं। इसके अलावा बीमार लोगों का इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं है और इसके अलावा एक बार भी पैसे नहीं मिले हैं। हमारे पैसे हैं, हमें ही नहीं मिल रहे हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें पैसे मिले ताकि खर्च के लिए हम दवा दारू का इंतजाम कर सके। अगर आप अपनी गाड़ियों से सफर कर रहे हैं तो कोहरे के चलते एहतियात बरतें, क्योंकि भीषण कोहरे ने दस्तक दे दी है जो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। कानपुर के नौबस्ता में कानपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर करीब 1 दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गईं और इस घटना में 5 लोगों के घायल होने की खबर मिली है। घटना के बाद से हाईवे में कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया है। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस क्रेन की मदद से पलटी हुई गाड़ियों को हटवाने का काम कर रही है। ऐसा था, ये गाड़ी आ रहे हैं, एक आगे डीसीएम खड़ी थी। डीसीएम जगह में से हमारी गाड़ी 40 की स्पीड में थी, उसने अचानक ब्रेक लगा दी। वो गाड़ी लड़ी उसके पीछे, उसके पीछे ही वो गाड़ी लड़ने के बाद पीछे हमारी, हमने कंट्रोल, गाड़ी रुकी नहीं, उसके पीछे जे जाके लड़ गई। ये दिल्ली कलकत्ता हाईवे है। इस पे लगभग यशोदा नगर से लेके रामा देवी के बीच में 8 एक्सीडेंट है। कितनी गाड़ियां टकराई आपस में लगभग? ये 9-10 गाड़ियां हैं। ये क्या वजह है? मुख्य कोहरे के कारण हुआ है, कोहरे के कारण हुआ। आगे कोहरे की वजह से आगे एक्सीडेंट हुआ था और वो इमरजेंसी ब्रेक कर दिया। कोहरे की वजह से आगे गाड़ी का एक्सीडेंट वाला दिखा नहीं था तो एक्सीडेंट हो, पीछे से ठुक गया और आगे भी लोग घायल हुए थे। कितने एक्सीडेंट हुए इस हाईवे? कम से कम 20-26 के लगभग 20 गाड़ियां एक्सीडेंट हुई हैं। हाँ। अच्छा, कितने लोग घायल हुए होंगे? लगभग 5-7-8 आदमी घायल हो गए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम।
अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे। हर खबर पर नजर रखेंगे। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है। लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नकारात्मक पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम और मैं हूं आपके साथ शैल शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुरादाबाद में केंद्रीय कृषि मंत्री के नेतृत्व में बीजेपी ने निकाली परिवर्तन यात्रा में साध्वी निरंजन ज्योति रही मौजूद। सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधकर लोगों को किया संबोधित। हाथरस में परिवर्तन यात्रा के दौरान बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी ने नोटबंदी विरोधियों को लिया आड़े हाथों। कहा, मायावती ने टिकट बेचकर किया 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा, लेकिन मोदी ने 1 मिनट में कर दिया स्वाहा। रामपुर में 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने लकड़ी कारोबारी को मारी गोली। पुलिस ने छानबीन कर आरोपी को किया गिरफ्तार। आपसी कहासुनी के चलते आरोपी ने बुना हत्या का ताना बाना। सिरफिरे प्रेमी ने प्रेम प्रसंग के चलते वृद्ध को उतारा मौत के घाट। आरोपी ने वृद्ध के सिर पर हथौड़ी मारकर की हत्या। बहू और आरोपी के प्रेम प्रसंग की वृद्ध को लग गई थी भनक। और मशहूर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की पिक्चर टॉयलेट एक प्रेम कथा का मथुरा में जमकर हुआ विरोध। फिल्म के नाम को लेकर लोगों में दिखा आक्रोश। फिल्म निर्माताओं ने नाम बदलने का लिया फैसला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बीजेपी द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा को लेकर। केंद्रीय कृषि मंत्री संजीव बालियान मुरादाबाद पहुंचे, वहीं उनके साथ साध्वी निरंजन ज्योति भी मौजूद रही। केंद्रीय कृषि मंत्री ने मुरादाबाद पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का पूरा परिवार रिश्वतखोरी में लगा हुआ है। आपको बता दें कि इसी दौरान उन्होंने आजम खान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सारे जिलों में जहां जहां समस्या हो इसके चेले कर रहे हैं और इसका इलाज तो संजीव बालियान और साध्वी निरंजन ज्योति ही कर सकती हैं और किसी के बस की ये बात नहीं है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी अपने साथ आने को कहा है। उन्होंने कहा कि अगर यूपी में बीजेपी की सरकार आ गई तो एक डिस्ट्रिक्ट छोड़कर पोस्टिंग और हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी भी दिलवा दूंगा। प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत और सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश, और मैं नारा दे रहा आजम खान मुक्त मुरादाबाद मंडल। क्योंकि मुझे पता हर जिले में जहां जहां समस्या है वो इसी के चलने कर रहे हैं। सारी समस्या और तो नहीं क्या कर रहा, सभी के चलने हैं, इसी के बनाए हुए हैं। और देखो सच बात बताओ, सपा और बसपा ऊपर नीचे हो रहे हैं। आप यहाँ आजम खान आ रहे हैं, वहां उसको नसीबुद्दीन सिद्दीकी आ जाए। भाई इनका इलाज तो हम ही कर सके, संजीव बालियान साध्वी जी सुखपाल सिंह और किसी के बस की बात नहीं। यूपी के हाथरस शहर में परिवर्तन यात्रा के दौरान हुई सभा में बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी ने नोटबंदी का विरोध करने वाले विरोधी नेताओं के हाथों लिया है। उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती और एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह पर तो बेहद तीखा हमला बोला है। इसके साथ ही कहा है कि मायावती ने इसी चुनाव में टिकट बेचकर जो 1000 करोड़ रुपया इकट्ठा किया था वो मोदी जी ने 1 मिनट में स्वाहा कर दिया और मुलायम का बेड़ा गर्क कर दिया है। उन्होंने यूपी की एसपी और बीएसपी की सरकारों को निकम्मी और भ्रष्ट सरकारें बताया। कहा कि ये सरकारें युवाओं के भविष्य और महिलाओं की असमता से खेलने वाली रही हैं। ऐसी सरकारों में एक भी बच्चे को बिना घूस रोजगार नहीं मिल सकता और केंद्र की कोई योजना लागू नहीं हो सकती। 8 दिन उनका सबसे पहला उनका दायित्व उन्होंने लिया है। इसके लिए जरूरी क्या है?
कि देश की अर्थव्यवस्था सही हो। इसके लिए आवश्यक क्या है कि जो लोग बराबर से काले धन का इकोनॉमी चला रहे हैं, अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, जो जब चाहते हैं चीज को महंगी कर देते हैं, जब चाहते हैं चीज को सस्ती कर देते हैं। किसान का आलू तो खेत से 1 रुपए किलो भी निकल जाता है, लेकिन क्या बाजार में 25 किलो से कम कभी मिलता है? तो यही वो चाहते हैं, किसान को सही दाम मिले, गरीब को रोजगार मिले। और केंद्र की 95 योजना है सरकार, उस योजना का पैसा सीधे राज्य तिजोरी से निकल के हमारे घर की तिजोरी में चला जाता है और वो जनता तक नहीं पहुंचता है। और तभी हो रहा है, तभी वाले कह रहे हैं, क्या बोला था इन्होंने, मुलायम सिंह जी ने, बेड़ा गर्क हो गया। और बार ने पूछा पहले दिन कि भाई नेताजी अब तो ये कर दिया उन्होंने नोटबंदी, अब क्या होगा? बिना सोचे वाले तो बेड़ा गर्क हो गया। क्या यही है कृषि प्रधान देश भारत, जहां देश के ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जहां किसानों को अन्नदाता के नाम पर पूजा जाता है। और इन्हीं किसानों के लिए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया के साथ जुड़ने की बात कहते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल से पैसा निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन देश के करप्शन और लापरवाही के चलते किसानों की कितनी दुर्दशा और दयनीय स्थिति बनी हुई है वो शायद प्रधानमंत्री को नहीं पता है। किसानों को अपनी ही खेती में अनाज उगाने के बाद उन्हें अपनी लागत उचित मूल्य पर भी नहीं मिल पा रही है। हम आपको दिखा रहे हैं उन्नाव जनपद के हसनगंज तहसील के एतबाबारपुर गांव की बदहाली, जो गेहूं, धान और सब्जी सहित कई फसलों की खेती करते हैं और बगैर किसी सरकारी सहायता से अपनी पूरी फसल को तैयार करते हैं। लेकिन इन्हें सरकार द्वारा उचित समर्थन न मिलने के कारण बिचौलियों के हाथ वो फसल बेचने को मजबूर हो जाते हैं और औने पौने दामों में फसल बेच देते हैं। बीत जाने के बाद भी आज तक इन किसानों का नाम किसी सरकारी योजना से नहीं जुड़ पाया है। किसान समय के साथ अपनी फरियादों को लेकर अधिकारियों के दरवाजे के चक्कर काटते रहते हैं। समय बदला, अधिकारी बदले और नहीं बदला तो इन किसानों का दर्द आज भी फरियाद के चलते ये दर बदर भटक रहे हैं। किसान लोग कसके ही परेशान है, इनको ना ही ओलावृष्टि मिली, ना ही सूखा राहत का पैसा मिला। मैं बराबर डीएम महोदया, पहले वाली जो डीएम सौम्या अग्रवाल थी, उनसे संपर्क किया, उन्होंने बराबर आश्वासन दिया। पीएचडीएम पास गए, उन्होंने आश्वासन दिया। खैर उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया, ये आ गए सुरेंद्र सिंह जी। इनके पास भी हमने 20 बार एप्लीकेशन गुहार लगाई, बैठ के जनप्रतिनिधियों के साथ में भी गए, अकेले भी गए, आश्वासन बराबर देते रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अभी लोगों की हम मदद करते करते हम खुद ही इच्छा मृत्यु के विषय में सोचने में मजबूर होना पड़ा। लाभ उठाया हम लोगों ने, कदम कि हमारे यहाँ 10 साल से ना ही तो गवर्नमेंट का कोई हमको लाभ मिलता है। चकबंदी में कागज फंसे, जहाँ जाते हैं तारे लोग कहते हैं कि इंतखाब लाओ, खितौनी लाओ, बोरिंग करवा नहीं सकते हैं। हम अपनी जमीन में कुछ पैदा नहीं कर सकते, सूखा में सब पूरी जमीन पड़ी हुई है। ना ही सूखा का पैसा मिला हमको, ना ही हमको उस बार जब पिछली बार बूढ़ा आया, 10 सालों से यही हम समस्या झेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक भी व्यक्ति ने अभी तक मुझे संपर्क नहीं किया, अपनी परेशानी नहीं बताई, जबकि हम लोग सुबह 10 बजे से 12 बजे तक प्रत्येक दिन यहाँ पे बैठते हैं और साथ ही तहसील दिवस में बैठते हैं। तो कई चीजें, लेकिन ये इसमें वास्तविकता है कि चकबंदी की धारा 6, इसमें चकबंदी के मैं ये गांव चला था, उसके बाद में चकबंदी निरस्त करने की मांग की गांव के लोगों ने, तो उसके बाद चकबंदी की निरस्तीकरण की प्रक्रिया अपनाई, चकबंदी निरस्त हुई और उसके बाद में जो खतौनी थी उसमें कुछ खामियां थी। अब एसडीएम और डीडीसी जो है पिछले 3 दिन से लगातार इसमें काम कर रहे हैं, शीघ्र ही खामियां दूर करके चकबंदी की जो खतौनी है वो गांव वालों को प्रोवाइड की। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। शिक्षा विभाग का जिला सम्मेलन सह प्रशिक्षण मिशन मैनेजमेंट की वजह से मजाक बनकर रह गया है। आपको बता दें कि यहां मंत्री नीरा यादव के अभिभाषण के वक्त सुरक्षा जोन में कहीं से गाय घुसाई, जिससे अधिकारी असमंजस में पड़ गए। उधर नाश्ते के लिए विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य छीना झपटी करते हुए नजर आए। हालांकि हम कुछ शर्मसार करने वाले दृश्यों को अपने कैमरे में कैद नहीं कर सके, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति पदाधिकारियों को असहज करने वाली थी। आपको बता दें कि पूर्व में विभाग की ओर से दावा किया गया था कि 6000 लोगों की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन यहां 1000 लोगों के लिए भी मुकम्मल व्यवस्था नहीं थी। इस दृश्य के बाद हम सिर्फ यही कहेंगे
कि कहा तो तय था चिराग हर एक घर के लिए और कहा मैसर नहीं शहर के लिए। मात्रा बहुत कम था, इसीलिए लोग हल्ला करवा दिया हुए ने। मैं देना था इसलिए मात्रा बहुत कम था। तो यहाँ नाश्ता का प्रबंध किया गया था, बहुत कम संख्या पे प्रबंध किया गया था, इसलिए ऐसा हुआ। आपको क्या देखने को मिला यहाँ पर? क्या आधा लोग को नाश्ता मिला, आधा लोग को नहीं मिला। नाश्ता मिला तो किसी को मिला, किसी को नहीं मिला तो नहीं मिला। ये कोई व्यवस्था है क्या? कोई व्यवस्था नहीं है, ये तरीका नहीं था। यहाँ प्रशासन जो था वो प्रशासन ने बांटने का काम सही ढंग से नहीं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 500 और 1000 के नोटों को असामान्य घोषित करने के बाद पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में 1000 और 500 के नोट कोई लेने को तैयार नहीं, लेकिन इसके बाद भी लोग मोदी के फैसले से बेहद ही खुश हैं। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक शादी हुई, जहां पर बारातियों का स्वागत भव्य पकवानों की जगह चाय और पेटीज से किया गया। इसके अलावा शादियों में रौनक बिखेरने वाले झालर की मोमबत्तियों से काम चलाना पड़ा और इस शादी में आए रिश्तेदारों ने मंडप में बैठे दूल्हा दुल्हन के इर्द गिर्द मोमबत्ती लेकर खड़े होकर शादी की रस्में पूरी करवाई। कम पैसे होने की वजह से लोगों की शादियां इतनी धूमधाम से नहीं हो पा रही हैं। इसके बाद भी लोग मोदी के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। ये पिछले 15 दिन से परेशान है और हम लोग से बार बार कह रहे हैं कि बैंक वाले पैसा नहीं दे रहे हैं। मोदी जी का चूंकि घोषणा है कि हर शादी वालों का लगभग 2.5 लाख रुपए वो अकाउंट से निकाल सकते हैं, लेकिन जब सुरेश जी हमसे अभी 4 दिन पहले बताए कि ऐसी बात है और हम पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम बैंक मैनेजर के पास गए। हम कहे आखिर क्यों, जबकि मोदी जी घोषणा किए हैं और मोदी जी घोषणा किए तो आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? तो वो बार मैनेजर प्रबंधक जो था लौराबीर इंडियन ओवरसीज बैंक का, वो बार यही दुहाई दे रहा था कि हमारे पास करेंसी ही नहीं है और हम कैसे देते हैं। तो 10,000 रुपये इनको दिया और जिस तरीके से आप यहाँ देख ही रहे हैं कि नाश्ते पे यहाँ शादी हो रहा है, तो कहीं न कहीं ये केंद्र सरकार की नाकामी भी है। भारतीय किसान यूनियन ने लखनऊ में नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन में किसान यूनियन ने विधानसभा के सामने मुफ्त में आलू बांटे। ये विरोध प्रदर्शन विधानसभा के सामने किया गया। नोटबंदी के चलते किसानों का आलू और धान नहीं बिक रहा है, जिसके चलते किसानों में काफी आक्रोश व्याप्त है। फिलहाल खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम होंगे जल्द हाजिर। वो विधानसभा जहां से आप चुनते हैं अपना विधायक, वो विधानसभा जो बताती है आपके घर का पता, काम करा जहाँ से आती वहाँ तो गली लगवा दी और जहाँ दूसरी पार्टी है बस थोड़ा गली आगे वहाँ पर काम करवा। हम करेंगे उसी विधानसभा की पूरी पड़ताल। तो मुझे लगाई थी कि अपने ध्यान कि हमारे गांव में तरक्की, लेकिन कोई तरक्की का काम नहीं हुआ है। ये स्कूल में टीचर भी नहीं है और नए कर्मचारी है, बच्चे कुछ साफ सफाई कर रहे हैं। जानेंगे आपके मुद्दे। उन्होंने कुछ नहीं देखा क्या हो रहा क्या नहीं, वो दंगे के साथ चाहते ही एक ही संप्रदाय को देखा जा रहा है। विधायक जी को देना होगा अपनी परफॉर्मेंस का हिसाब। इससे तो इतने परेशान है। क्या बदल गया विधानसभा का सूरत हाल? ये हाथा था गेट बदला है, जब से यहाँ दिखाई दे रहा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ना अस्पताल है, ना कोई सुविधा है, सवारी की भी सुविधा नहीं कोई ऐसी, और ना बैंक है। या फिर सड़क, चिकित्सा और शिक्षा का बुरा है हाल। जब यहाँ आना है जब हमारे गाँव में पड़ा जब निकल के पड़ा। देखिए मेरे साथ विधानसभा रिपोर्ट कार्ड। मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया। यह है इंडिया क्राइम।
वहीं बात करते हैं नोटबंदी के बाद बैंकों के बाहर लंबी लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि बैंकों में पैसा खत्म होने के बावजूद लोग घंटों लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। लोगों का ये इंतजार अब आक्रोश में बदलता जा रहा है। इसी के चलते भारी भीड़ को रोकने के लिए मैनेजर ने जब बैंक का गेट बंद करने के लिए कर्मचारी को भेजा तो एक पिता और बेटे ने उस कर्मचारी की सरेआम पिटाई कर दी। ये सारा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दरअसल आगरा के थाना एतमाउद्दौला स्थित मंडी समिति परिसर की पंजाब नेशनल बैंक में घटित हुआ। लगातार लगी लाइन और बैंक में पैसा न होने के कारण बैंक मैनेजर ने प्राइवेट कर्मचारी को गेट बंद करने का निर्देश दिया। जब प्राइवेट कर्मचारी अतुल गेट बंद करने गया तो उस समय गेट बंद न करने की बात पर एक पिता और बेटे ने अतुल के साथ सरेआम मारपिटाई शुरू कर दी, जिसके बाद बैंक में मौजूद अन्य लोगों ने बीच बचाव करवाकर मामले को शांत करवाया। हालांकि बैंक मैनेजर भंवर सिंह का कहना है कि बैंक में मारपीट की गई है, इसकी शिकायत पुलिस से जरूर की जाएगी। अरे हमारा अतुल मतलब यह गेट बंद कर रहा था। गेट बंद करने पे भी मतलब यह उन्होंने मतलब धक्का मार के इसको मतलब जमीन पे गिरा लिया, बाप बेटा दोनों ने, और इसको खूब मारा। कौन लोग? सर वो मैनेजर सर ने बोला था कि गेट लगा दो, आगे हम गेट लगाने गए और उसका वो पिताजी थे वो अंदर आ गए और तुरंत मेरा पीछे से पकड़ लिया कि मेरा बच्चा रह गया। हमने सर ने बोला गेट लगा दे, हम गेट लगा रहे थे तब तक उसने पीछे से पकड़ लिया और वो उसका लड़का भी अंदर आ गया और दोनों मुझे मिलकर मारने लगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बस्ती के लोगों को नई सौगात दी है। बस्ती से इलाहाबाद के लिए एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। अनवर संगम एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में 5 दिन नियमित रूप से चलेगी। इलाहाबाद बस्ती के बीच पड़ने वाले 38 स्टेशनों के बीच 8 स्टेशन पर इसका ठहराव होगा। आपको बता दें कि बस्ती से दिन में 1:30 गौर, मनकापुर, कटरा, अयोध्या, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ होते हुए इलाहाबाद 8:30 बजे ही ट्रेन पहुंचेगी। ट्रेन के चलने से बस्ती मंडल के छात्रों और धर्मनगरी प्रयाग जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। बहुत प्रतीक्षित ये गाड़ी का इंतजार बस्ती की जनता को बहुत दिनों से था और सांसद महोदय के प्रयास से ये जो गाड़ी का संचालन शुरू हुआ है, निश्चित रूप से बस्ती और आसपास के जिलों के लोगों के लिए आवागमन सुगम हो गया और जितना भी धन्यवाद दिया जाए कम होगा। मैं सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को, रेल राज्य मंत्री जी को अपनी तरफ से बस्ती की सम्मानित जनता की तरफ से बधाई और शुभकामना देता हूं। और निश्चित रूप से इलाहाबाद संगम नगरी है, धार्मिक नगरी है, हाई कोर्ट है और हमारे बस्ती के तमाम नौजवान इंटर पास करके वहां इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, IAS की, PCS की अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी के दृष्टि से वहां जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं। उनको तमाम समस्या होती थी। हमारे जिले के लोग हाई कोर्ट जाते हैं, उनको समस्या होती थी। हमारे जिले के लोग वहाँ पर धार्मिक यात्रा जाते थे, उनको दिक्कत होती थी। और इस नाते आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि रेलवे के इतिहास में बस्ती से बन करके चलने वाली यह पहली ट्रेन है। यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे ने कोहराम मचा दिया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से दर्जन भर वाहन आपस में भिड़ गए। हादसे में दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा सुरीर इलाके में माइलस्टोन 81 के समीप हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहन लगातार दौड़ रहे हैं। अचानक कोहरा सामने आ गया, जिसके चलते दर्जनों भर वाहन आपस में भिड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये हमारे देवर जी हैं और मेरे पापा को लेके दिल्ली से आ रहे थे, गांव ले जा रहे थे, तो इनका एक्सीडेंट हो गया। कहाँ हो गया एक्सीडेंट? ये क्या कहते हैं, जमुना एक्सप्रेस। और बहुत ही मतलब कोहरा पड़ा था, कुछ नहीं दिखाई देता कोहरे से। 3-4 गाड़ी लगातार